संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 से 40 तक की विषम संख्याएं 1 +3 +5 +7 +9 +11 +13 +15 इस तरह से चलते रहेंगे +39 40 तक में 39 ये लास्ट विषम संख्या है। इस सब का योग कितना होगा यही पूछा गया है। आप सबको योग करके लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया करने का। अब एक दूसरा तरीका जो इस पैटर्न को नोट करके हम लोग देख रहे हैं, 1 + 3 = 4 और उसमें अगर 5 भी शामिल कर दें यहां तक तो 9, यहां तक तो अब 16, यहां तक तो 25, यहां तक तो 36, यहां तक तो 49। ये हो क्या रहा है? ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। मतलब ये हो रहा है कि जितना विषम संख्या उसका स्क्वायर। यहां तक 2 विषम संख्या तो 2 का स्क्वायर, यहां तक अगर आते हैं तो 3 विषम संख्या तो 3 का स्क्वायर, सबका सम, सबका योग। 4 विषम संख्या तो सबका योग 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, जितना विषम संख्या है उस सबका स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना विषम संख्या है आप गिन सकते हैं। 40 तक में 20 विषम संख्या होगा, 20 संख्या सम संख्या होगा, बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो 40 तक में 20 विषम संख्या है तो ये इतना तक का योग 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना होता है? तो वही आपका आंसर हो गया 400। आपके लिए ये फॉर्मूला है, अब ये देख सकते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 जाते रहे n तक, जहां n एक विषम संख्या है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? n + 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। 39 तक गया है तो 39 + 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 40/2 कितना हो गया? ये 20 का स्क्वायर तो 400। तो ये एक फॉर्मूला आप बना सकते हैं। कहने का ये मतलब होता है कि इस तरह से अगर लैंग्वेज में अगर कहें तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n²। और जब प्रथम n विषम संख्या का बोल रहे हैं, जैसे यहां पर प्रथम 20 विषम संख्या है, प्रथम 20 विषम संख्या के लिए हमको 39 तक जाना पड़ रहा है, प्रथम 21 विषम संख्या के लिए 41 तक जाएंगे, प्रथम 22 विषम संख्या के लिए 43 तक जाएंगे, प्रथम 23 विषम संख्या के लिए 47 या 45 तक जाएंगे। तो 45 तक में प्रथम 23 विषम संख्या मिलेगा। तो इस तरह की चीजें हैं। और निकालने के लिए ये फॉर्मूला कि अगर n तक गए हैं तो n + 1/2, वहां n विषम संख्या होना चाहिए, जहां n एक विषम संख्या है ना। अगर n 40 हो गया तो 40 n नहीं हो सकता है इस फॉर्मूला के मुताबिक। अगला सवाल है, अब ये एक आसान सा सवाल है। एक नंबर दे रखा है, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है, भाजक क्या है? ये तो सबको पता होता है, डिवीजन एल्गोरिदम जो कहते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिदम भी कहते हैं कि क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो भाज्य भाज्य इसमें कौन सा होने वाला है? ये संख्या ना, किसी संख्या इस ये जो 24 क्या है 12,401, किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से इसमें भाग दिया जा रहा है तो यही भाज्य है। भाग देने पर भागफल क्या बच रहा है? अच्छा, जिस भी संख्या से भाग दिया जा रहा है वो भाजक होगा, तो वो भाजक है, उसको x मान लेते हैं। ये 77 यही है ना भागफल 77, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहां तो हम लोग वापस x वाली चीज पर आ गए, तो ये x 77x हो रहा है। 77x बराबर 1 2 4 0 1, और ये प्लस में 4 है तो माइनस में 4 इधर जाएगा, तो x बराबर
इसमें घटाव करेंगे तो कितना बचेगा, 4 अगर घटेगा घटेगा इसमें से 12,401 में से, तो ये 12,397 बच जाएगा, और इसमें 77 से भाग लग जाएगा, तो भाग करके क्या बनेगा, यहाँ देख करके देख लेते हैं, या यही हो जाएगा, देख लेते हैं, यही देखते हैं। 1 2 3 9 7 और यहाँ 77, तो 1 77, ये 6 4 46 9, अब कितना 6 लगेगा या 7 लगेगा, यहाँ 9 है, और ये एक इधर और बचना था, क्या हो गया, भाग एक बार फिर से देख लेते क्या हो रहा है, यही देखने की कोशिश करें। 11 से दोनों में लग रहा है, ऊपर में 7 3 10, एक 11 इधर हो गया, 9 2 11, बिल्कुल 11 से भाग लग रहा है दोनों में, 11 7 77, और 11 से अगर उसमें लगा दे तो 1 11 1 13, तो फिर 1, और उसके बाद 2 29, 11 दूना 22, 7 77, 11 7 77, और अब इसमें 7 से भाग लगेगा, अब यहाँ पर जब 7 से लगेंगे तो अब ये 1 7 4 7 6 42 है ना, और फिर 1, तो ये हो गया 161 आपका। अब भाग दे करके देख लीजिए, 161 निकल, हाँ 161 सही था। अब ये सवाल है, निम्नलिखित में से 104 गुना 50 के बराबर क्या है। यहाँ पर 104 गुना 50 इसी नंबर को, जो भी कोई नंबर बनेगा, इसको 4 अलग अलग फॉर्मेट में लिखा गया है, और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बराबर है। तो 2 तरीका है, एक तो यही तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 104 गुना 50 क्या हो रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन भी बहुत मुश्किल नहीं है, 104 गुना 50 करना है ना, 100 गुना 50 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5000, और प्लस 4 गुना 50, तो ये 50 होगा 200, तो ये 5200 हो गया। और फिर इसमें देख लीजिए कि कौन 5200 बन रहा है, यहाँ देखिए 100 गुना 50 5000, 4 गुना 50, अच्छा वही काम तो हमने किया था पहले करने के लिए, तो इसी चीज को यहाँ पर लिखना था। वास्तव में हम कर क्या रहे थे, 100 गुना 4 जब करने थे, 104 गुना 50 था, तो हमने क्या कर दिया 100 प्लस 4 कर दिया, और गुना 50, और अब अलग अलग कर लिए, किस नियम से, बंटन का नियम, इसी को कहते हैं कि योग के लिए गुणन का बंटन का नियम। तो 100 गुना 50 प्लस 4 गुना 50 अलग अलग, और यही बात है 100 गुना 50 प्लस 4 गुना 50 अलग अलग, तो यहाँ हो रहा है, बाकी में कहीं ना कहीं खराबी होगा। आप देखिए यहाँ 100 गुना 50 और प्लस 40 गुना 50 है, ये तो नहीं होगा। 100 गुना 5 4 गुना 5, ये भी नहीं, 50 और 4 गुना 50 होना है, 100 गुना 5 4 गुना 50, तो यहाँ 5 नहीं, यहाँ 50 होना है। तो इस तरह से ये आंसर निकल के आ गया। तो इसी बंटन नियम के बारे में पूछना चाह रहा था, आप किसी भी तरीके से सवाल को कर सकते हैं। ये एक सवाल है स्थानीय मान का, है तो बहुत सिंपल सवाल, स्थानीय मान का, बस इसमें यही है कि दशमलव के बाद उसने अंक देना शुरू किया है, और अब स्थानीय मान पूछ रहा है। तो जैसे दशमलव से पहले अगर होता है तो क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, तो अब इधर चलेगा, दशमलव के अगर दशमलव के राइट साइड में अगर जाना है तो ये इकाई का पोजीशन ये भी है, नहीं है 10वां भाग हुआ, ये पोजीशन इकाई का होता है। इकाई से पहले इधर आते हैं दहाई, और इधर अगर आए दशमलव के आगे में तो ये होगा 10वां, जैसे दहाई हुआ तो इसको कहेंगे 10वां। फिर इधर सैकड़ा, इधर कहेंगे 100वां, इधर हजार, इधर हजारवां भाग। तो यहां कौन सा नंबर पर है, जो इकाई ये पोजीशन होता है, ये वाला पोजीशन जो है इकाई का पोजीशन है। अब इधर बढ़ेंगे तो दहाई सैकड़ा हजार, और इधर बढ़ेंगे तो फिर 10वां 100वां हजारवां, तो ये 100वें पोजीशन पर है। तो 100वां ये हो गया, 100वां, एक को 100 भाग में बांटा जा रहा है। यहां भी देखिए ना, इसको हटा दीजिए ना, है ना, अब ये हो गया इस तरह से। तो ये चीज है बस। दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है
यदि इनका लॉसव 462 हो तो इनका मौसव क्या है? संख्याएं क्या है? संख्याएं मान लेते हैं 11x, 6x और 11x। और इसका महत्तम समापवर्तक होगा क्या? यहां देख लीजिए, महत्तम समापवर्तक वो सबसे बड़ी संख्या होता है जिससे कि दोनों संख्या में पूरा पूरा भाग लगे। x कोई भी संख्या हो, x से तो इसमें 6x में भाग लग रहा है, 11x में भी x से भाग लग रहा है। अब कोई और इससे बड़ा संख्या हो तो इससे बड़ा तो कोई कॉमन नहीं है, जो कि इसमें इसका अगर हम लिखें ये 2 गुना 3 गुना x और इसको लिखेंगे तो 11x, 11 गुना x। तो अब कॉमन में देखिए केवल x कॉमन में है, तो x और 1, तो x को 1 से बड़ा ही होना चाहिए, या x अगर 1 हुआ तब भी x ही, बात वही जा रहा है। तो x इसका महत्तम समापवर्तक हो गया। और अब फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो पहली संख्या क्या है? 6x, दूसरी संख्या क्या है? 11x। अब LCM क्या है? ये 462। और HCF क्या है? x है ना, x हमने लिखा है महत्तम समापवर्तक को। अब ये एक x और एक x कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक x यहाँ बचा हुआ है, x बराबर 462, और ये गुना में है 6 और 11, तो भागा में जाएगा 11 गुना 6। अब आप भाग दे करके देख लीजिए, 4 2 6 भाग भी लगेगा 11 से, 11 तिया 33 है ना, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 4 से लग जाएगा ना, 11 चौका 44, 2 बार से करना 22, और ये 7, 11 7 से 42, तो x बराबर निकल के आ गया 7। आपका यही आंसर हो गया। तो इसने मौसम पूछा है और महत्तम समापवर्तक को ही x यहाँ कैलकुलेट होकर के आया था। जब हमने संख्या को 6x और 11x लिखा तो यहाँ पर HCF निकल के आया है, HCF बराबर x, और x का वैल्यू यहाँ निकल के आया है 7। अगला सवाल, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, मंगलवार को नहीं है, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इनमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे ये 5950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? 1 2 3 बातें हैं कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है सवाल में, और जब भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज दिखे सवाल में, सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सा सवाल होता है, केवल जैसा लिखा हुआ है वैसा करने के लिए कहा जाता है, उसमें एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं होता है जब सवाल में लैंग्वेज बहुत होता है। अब है कि प्रत्येक सप्ताह वो इतना इतना और इतना बचाती है और इतना खर्च करती है, तो कुल टोटल बचत कितना है? 50 प्लस 100 प्लस 80 ये बचत है, और 60 रुपये खर्च कर रहा है तो 60 रुपये माइनस कर देते हैं। एक सप्ताह का नेट इनकम कितना हो रहा है? ये 20 यहाँ में प्लस हो जाएगा, 170 हो गया। तो एक सप्ताह में 170 रुपये बच रहा है, और बचाना कितना है? इतना 5950 रुपये। तो 5950 रुपये अगर बचाना है तो कर देते हैं, 0 से भाग दे देंगे, 17 तिया 51 और ये 8 5 17 अच्छा 85 35 सप्ताह में ये हो जाएगा पूरा बचत इतना। इसमें और कोई कुछ भी हिडन बात इसमें नहीं है, सब कुछ यही जो है सामने में है, छुपाया हुआ कुछ भी नहीं है। ये सवाल है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। अगर 2/3 लड़कियां हैं तो 2/3, और पूरा 1 होता है तो 1 - 2/3, 1/3, लड़कों की संख्या 1/3 होगा शेष। तो लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है, जो लड़का का संख्या 1/3 इसका 3/4 पूरा 3/4, 1/4 हो गया, ये 3 3 कट जाएगा, 1/4 खिलाड़ी है। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है? अच्छा, अब खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है, तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड लाइन है इस पर भी चला जा सकता है, नहीं तो इस पर बगैर गए काम हो सकता है। यहाँ पर टोटल 1/4 है जो खिलाड़ी है, यहाँ अगर यहाँ से हम सॉल्व करें 1/4 है क्या है? जो खिलाड़ी है ना, जो कि 3 जो खिलाड़ी है। तो अच्छा, लड़का की संख्या 1/3 था,
और उसका 3/4, तो टोटल का 1/4 खिलाड़ी है, तो टोटल कितना है 360 गुना 1/4 बराबर 90, 9 चौके 36, 90 खिलाड़ी है। क्या हुआ 90? लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है, तो अच्छा, और टोटल लड़का कितना है, तो टोटल लड़का आप देख लेते हैं यहाँ से 1/3 था लड़का, टोटल 360 गुना 1/3 120, 120 लड़का है, उसमें से 90 खिलाड़ी है, तो कितना 30 जो खिलाड़ी नहीं है, तो इसका आंसर निकल के आ गया 30। आप इसको दूसरे तीसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तीसरा तरीका क्या होगा, एक बार एक और तरीका यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, तो पहले लड़कियां निकाल लेते हैं 2/3, 360 गुना 2/3 कितना हो जाएगा ये 240, तो ये हो गया 240 लड़की, जैसा लिखा है वैसा करना, मतलब इसमें हम लोग कुछ अलग तरीके से मूव कर गए थे, अब जैसा लिखा है वैसा ही करते हैं। तो ये हो गया 240 लड़की, शेष लड़के हैं, तो माइनस कर लेते हैं कितना में से 360 में से माइनस 240, तो 120 उसी नंबर पर आ गए, 120 लड़कों की संख्या है। अब लड़कों की संख्या की 3/4 खिलाड़ी है, तो निकाल लेते हैं 3/4, 120 गुना 3/4 ये निकल के आएगा 40 तिया 90, 90 लड़का खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, तो 120 टोटल लड़का है, उसमें से 90 खिलाड़ी नहीं है, 30 खिलाड़ी है। तो ये तरीका हमको अभी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा लिखा है वैसा कर देना ज़्यादा आसान लग रहा है, तो आपको जो सहूलियत लगे कर सकते हैं। आंसर यही है 30। अगला सवाल है, एक बार फिर से एक लंबा चौड़ा लैंग्वेज वाला सवाल है, देखने ही पर ही लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं होता है, जब भी लैंग्वेज अधिक हो सवाल में, सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है। 2 किलोमीटर, पहला 2 किलोमीटर जब चलेगा शुरू में, तब 2 किलोमीटर का 50 रुपये किराया है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये, 1 किलोमीटर का 16 रुपये, प्रति किलोमीटर 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये का किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, तो पहला 2 किलोमीटर जाने के लिए उसने 50 रुपये दिया होगा, तो 250 में 258 माइनस 50 802, और ये जो 208 रुपये है वो बाकी की दूरी तय करने के लिए दिया होगा, और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 16 रुपये कीमत पर किराया पड़ रहा है, तो 208 रुपये ना, इसको ऐसे कर देते हैं, कैसे कर रहे हैं कि खर्च हुआ है 208 रुपये, 1 किलोमीटर का भाड़ा है 16 रुपये मान लेते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं एक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक्स किलोमीटर का दूरी है, 1 किलोमीटर का भाड़ा 16 रुपये, तो टोटल भाड़ा 16 गुना एक्स रुपये, और 16 गुना एक्स कितना होना है 208, क्योंकि बाकी का जो कुछ एक्स्ट्रा पैसा इस तरह से जो लग रहा है 2 किलोमीटर का 50 रुपये, ये बढ़ा हुआ जो रेट है वो शुरू के 2 किलोमीटर के लिए है, तो इसको अलग से कैलकुलेट किया इसीलिए, और ये 208 निकल के आया बाकी की दूरी के लिए, तो यहाँ से है ना गुना में है एक्स, तो भागा में जाएगा, ये पैरामीटर है, और ये हमने सीधे लिखा। तो अगर आपको सीधे लिखना समझ में आ रहा है तो सीधे लिखिए, नहीं तो एक्स, इसके बारे में हमने पहले भी बोला है कि एक्स हर जगह होता है, हमेशा होता है, बस है कि हमें कैलकुलेशन के लिए लिखने की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो हम कैलकुलेशन में एक्स को लेकर के आएंगे, अन्यथा नहीं लाएंगे। तो अगर एक्स को लाए बगैर ये कैलकुलेशन आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा, अन्यथा यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है, उससे कुछ अधिक समय लगेगा। अब यहाँ भाग दे करके देख लेते हैं कितना हो रहा है, एक एक बिल्कुल सही है, 16 13, तो 13 किलोमीटर इसका कुल मिलाकर इस रुपया से वो 13 किलोमीटर जाएगी, और पहला 2 किलोमीटर का 50 रुपये अतिरिक्त दिया गया है, तो टोटल 15 किलोमीटर, घर से रेलवे स्टेशन की दूरी 15 किलोमीटर आ गया। ये कुछ ऐसा होता है कि पहले कुछ अधिक, मतलब अगर आप टैक्सी भाड़ा कर रहे हैं तो पहले 2 किलोमीटर के लिए उसका किराया की क्या रेट हो गया यहाँ पर 25 रुपये पर किलोमीटर, अगर पहले 2 किलोमीटर के 50 रुपये ले रहा है तो, और उसके बाद उसके आगे के लिए ये रेट 16 रुपये पर किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है, 16 रुपये प्रति किलोमीटर।
अब ये एक सवाल है, जैसा है वैसा लिखा है वैसा करेंगे, आंसर निकल के आ जाने चाहिए। देखते हैं, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेमी बढ़ा दिया जाए। अब त्रिज्या को हम लोग x लिखें या r लिखें? त्रिज्या के लिए r लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, लोग r लिखा करते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन के तौर पर, तो हम लोग भी यहाँ पर r लिखेंगे, x लिखने में कोई आपत्ति होगी नहीं। तो नई वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात होगा। तो पहले है ना, एक वृत्त की त्रिज्या, पहले त्रिज्या r मान लेते हैं, माना cm में सब कुछ एक cm बनाया जाए तो cm में मान लेते हैं rcm। अब नए वृत्त का त्रिज्या, नए वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? r+1, 1 सेंटीमीटर से बढ़ा रहा है, r+1 सेंटीमीटर। तो अब पुराने वृत्त का परिधि क्या, अच्छा पूछ क्या रहा है, नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में। अच्छा नए वृत्त में ही सब कुछ करना है, एक सेकंड। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेमी बढ़ा दिया जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात होगा। अच्छा नया वृत्त जो है उसका परिधि, तो नए वृत्त का परिधि क्या होगा? परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, और r क्या है? r+1। और व्यास क्या होगा नए वृत्त का? वृत्त का व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना r+1। अब ये r+1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया π/1। और इसको अनुपात के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? π/1। तो ये हो गया π/1। अब ये सवाल है, इकसठ 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। यदि उपरोक्त संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह पूर्ण डैश बन जाएगी। संख्या का ये देखिए, आप अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, और 5 क्या है? 5 पर पावर 3 उपलब्ध है, और 7 पर पावर 2 है, और 7 पर एक और 7 अलग से गुना करने के लिए कह रहा है। तो ये हो गया 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 3। पावर को ऊपर लेकर चले जाते हैं, 5 गुना 7 पर पावर 3 इस तरह से, तो ये हो गया 35 पर पावर 3। अब 35 पर पावर 3 करके संख्या जो भी बनेगा तो वो एक पूर्ण घन संख्या बनेगी, है ना। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, तो 8 घन संख्या है। 3 क्यूब 27, 27 एक घन संख्या है, घन पूर्ण घन है। 4 क्यूब 64, तो 64 भी पूर्ण घन है। इस तरह से 35 क्यूब जो भी कुछ बनेगा, जो भी संख्या बनेगा वो पूर्ण घन संख्या बनेगा। तो इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट हो गया।